नमस्कार। नमस्कार। आज 15 फरवरी है और मतलब हम पूरे हफ्ते की उन खबरों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जी। इस हफ्ते की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। एक तरफ खेल के मैदान में हमारे युवा चैंपियंस ने दुनिया में भारत का झंडा गाड़ा, बिल्कुल। तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और नई नई योजनाएं देश के कोने कोने में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। सही कहा। तो चलिए इस हफ्ते की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहां से शुरू करें? शुरुआत करते हैं एक अहम तारीख से। हाँ, हमारे नोट्स में सबसे पहली बात भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे की है, जो 1 फरवरी को मनाया गया। जी। मुझे हमेशा लगता है कि सेना और नौसेना के मुकाबले तटरक्षक बल को उतनी सुर्खियां नहीं मिलती, जबकि उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। आप सही कह रहे हैं, और शायद इसीलिए ये दिन और भी खास हो जाता है, उनके साहस और काम को सम्मान देने के लिए। अच्छा। वैसे इस बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। हमारे नोट्स में इसी से जुड़ी कुछ और तारीखें भी दी गई हैं। एक तरह का लिंक रिवीजन है। हाँ, ये काफी काम का है। जैसे 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस होता है, और इसी से जुड़ा है 3 मई, जिसे वर्ल्ड प्रेस डे के तौर पर मनाया जाता है। और फिर 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे, मतलब प्रेस से जुड़े 3 अलग-अलग दिन। और इसी तरह दूध से जुड़े भी 2 दिन हैं। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे और 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। जी, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बीच का फर्क साफ करता है। चलिए अब अखाड़े बदलते हैं और चलते हैं टेनिस कोर्ट की तरफ। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जिक्र है और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, जोकोविच को हराना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। पुरुष एकल के विजेता का नाम तो दिया है, पर महिला एकल के बारे में हमारे नोट्स कहते हैं होमवर्क कमेंट में बताएं। अच्छा, तो ये जानकारी देने की बजाय सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ दिया गया है। जी। दिलचस्प तरीका है। खैर, जो जानकारी दी गई है उस पर आते हैं। ग्रैंड स्लैम का एक क्रम होता है ना? जी हाँ, और ये टेनिस के शौकीनों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। साल की शुरुआत होती है जनवरी-फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर मई-जून में आता है फ्रेंच ओपन। इसके बाद जून-जुलाई में विंबलडन, जो सबसे पुराना और कह सकते हैं प्रतिष्ठित माना जाता है। हाँ। और साल का अंत होता है अगस्त-सितंबर में यूएस ओपन के साथ। और हर ग्रैंड स्लैम की अपनी एक अलग पहचान है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कोर्ट की सतह। सही। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होते हैं, जहां खेल बहुत तेज और पावरफुल होता है। और फ्रेंच ओपन उस मशहूर लाल बजरी यानी क्ले कोर्ट पर होता है। हाँ। जहां मैच लंबे और थका देने वाले रणनीतिक युद्ध बन जाते हैं। और विंबलडन का ग्रास कोर्ट तो क्लासिक है, एकदम शाही अंदाज वाला खेल। जी। हमारे नोट्स में ये भी लिखा है कि 2025 तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड जोकोविच के नाम है। सही। तो खेल की दुनिया से अब हम तकनीक और जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े मैदान में उतरते हैं। और ये अगली खबर वाकई बहुत बड़ी है। हमारे नोट्स के मुताबिक चीन स्पेसएक्स को टक्कर देने के लिए एक एआई डेटा सेंटर बना रहा है। जी। ये सिर्फ 2 कंपनियों की लड़ाई नहीं लग रही, ये तो मतलब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी बादशाहत की अगली जंग जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कुछ रॉकेट लॉन्च करने से कहीं आगे की बात है। अच्छा। स्पेसएक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। इस दौड़ में शामिल होने के लिए ही चीन को एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। जैसे कि ट्रोल करेंगे। ये एक रणनीतिक और अरबों डॉलर का कदम है। चीन की रफ्तार और पैमाने की बात करें तो नोट्स में एक और हैरान करने वाली जानकारी है। हाँ। उन्होंने एक हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। 2 सेकंड में? हाँ। ये तो विज्ञान की किसी फिल्म जैसा लगता है। वाकई, ये उनकी तकनीकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इसी के साथ उत्पादन के क्षेत्र में भी उनका दबदबा है। नोट्स के अनुसार वो स्टील और तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक हैं। राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी है। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? एक तरफ हम पढ़ते हैं कि चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, और ठीक उसी के साथ नोट्स में 31 मई का जिक्र है, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा और जटिल मुद्दा है। यह दिखाता है कि कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य के लक्ष्य
कभी-कभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बहस का दरवाजा खोलता है। वैश्विक संबंधों की बात चली है तो अगली खबर भारत और मध्य पूर्व से जुड़ी है। जी। ओमान ने भारत के साथ $10 बिलियन के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मतलब है एक ऐसा समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे रिन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। बिल्कुल। यह भारत और ओमान के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। ओमान से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं। उन्होंने हाल ही में 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है। पॉलीमर नोट में क्या खास होता है? ये कागज के नोटों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं और इनकी नकल करना मुश्किल होता है। अच्छा, नोट्स में ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान मिल चुका है। जी। और दोनों देशों के बीच नसीम अल बहार नाम का सैन्य अभ्यास भी होता है। ये सब गहरे होते रिश्तों की निशानियां हैं। बिल्कुल। राजधानी मस्कट और सुल्तान का नाम हैथम बिन तारिक है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच से अब हम भारत के अंदर की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। हाँ, हमारे स्रोतों में कुछ ऐसी जानकारी है जो मिलकर आज के भारत की एक अच्छी तस्वीर पेश करती है। शुरुआत दक्षिण भारत से तमिलनाडु से करते हैं। ठीक है। वहां किसान उत्पाद संगठनों यानी FPO की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है। पहले ये समझ लेते हैं कि FPO क्या होते हैं। ये किसानों के समूह होते हैं जो मिलकर काम करते हैं ताकि उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सके और वे बिचौलियों से बच सकें। सही। तो जब कोई राज्य सरकार इनकी समीक्षा करती है तो इसका सीधा असर वहां के कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। और तमिलनाडु दूसरी वजहों से भी चर्चा में, जैसे ये लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा। और पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यानी 20 तमिलनाडु में है। ये रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्र भूमियां मतलब वेटलैंड्स होती हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। अच्छा। ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स होना ये दिखाता है कि तमिलनाडु भारत के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण राज्य है। वहां के त्योहारों जल्लीकट्टू और थिरुवतीराई महोत्सव का भी जिक्र है। हाँ। और एक और अनोखी बात, 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस। 2 अलग-अलग तारीखें। जी। अब तमिलनाडु के इन खबरों को देश भर की कुछ और उपलब्धियों के साथ जोड़कर देखते हैं। इनोवेशन के मोर्चे पर भारतीय वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला एक ऐसा ऊर्जा उपकरण बनाया है जो खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। ये तो कमाल है और अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। हाँ। UPI अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। ये सोचना भी हैरान करता है कि कितनी तेजी से ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। साथ ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। हाँ, ये इंडेक्स बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। मतलब उसे लेकर आप बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं। तो इसमें सुधार की गुंजाइश है, पर ये एक महत्वपूर्ण पैमाना है। जी। और इस तस्वीर को पूरा करती हैं 2 और सकारात्मक खबरें। देश में साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और बाघों की आबादी में 8% की बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। तो जब हम इन सब डॉट्स को जोड़ते हैं, तमिलनाडु में कृषि सुधार से लेकर तकनीकी इनोवेशन, डिजिटल पेमेंट की क्रांति और पर्यावरण संरक्षण तक, तो देश की तरक्की की एक बहुआयामी तस्वीर उभरती है। जी। चलिए अब रुख करते हैं बैंकिंग और वित्त की दुनिया का। SBI ने चक्रा CHKRA नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। नाम तो बड़ा दमदार है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आमतौर पर किसी खास क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और ट्रेनिंग का एक बड़ा केंद्र होता है। अच्छा। हालांकि नोट्स में इसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर अंदाजा है कि ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी या साइबर सुरक्षा से जुड़ा होगा। SBI का स्केल भी बहुत बड़ा है। नोट्स के मुताबिक इसका मार्केट कैप $100 बिलियन के पार चला गया है। अग्निवीर स्कीम के तहत 4 लाख तक के लोन की बात भी है और उनके MD अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल भी 2 साल बढ़ाया गया है। जी। इसी के साथ एक बैंकिंग रिवीजन सेक्शन भी है। इसमें लिखा है कि PNB.बैंक डोमेन वाला पहला बैंक बन गया है। हाँ। क्या ये सिर्फ एक नया वेबसाइट एड्रेस है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। .बैंक डोमेन सिर्फ बैंकिंग उद्योग के लिए बनाया गया एक बेहद सुरक्षित और वेरीफाइड डोमेन है। मतलब ये ज्यादा सेफ है? हाँ, ये फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में एक बड़ा कदम है, क्योंकि ग्राहक ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे एक असली बैंकिंग वेबसाइट पर है। अच्छा, तो ये डिजिटल विश्वास बनाने की दिशा में एक अहम काम है। बिल्कुल।
और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नाम का एक खाता लॉन्च किया है। महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वे ऑस्ट्रेलिया के थे और उनका भारत से भी एक गहरा नाता था। वे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच भी रह चुके थे। हाँ, भारतीय खेल प्रेमी उन्हें जरूर याद रखेंगे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो हमारे नोट्स में वहां के 2 नए और काफी अनोखे कानूनों का भी जिक्र है। अच्छा, एक तो ये कि वोट नहीं देने पर $20 का जुर्माना लगेगा। ये तो काफी सख्त नियम है, पर शायद इससे मतदान में भागीदारी बढ़ती होगी। हो सकता है। लेकिन दूसरा कानून और भी बड़ा है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन। जी। इसे लागू करना तो बहुत मुश्किल होगा, पर ये एक बहुत साहसिक कदम है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग देश आज की आधुनिक चुनौतियों से अपने अपने तरीके से निपट रहे हैं। सही बात है। चाहे वो नागरिक भागीदारी का मुद्दा हो या युवाओं पर सोशल मीडिया का असर, कोई आसान जवाब नहीं है, बस अलग अलग कोशिशें हैं। अब दुनिया के दूसरे कोने यानी स्पेन की ओर चलते हैं, जहां से विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और उम्मीद जगाने वाली खबर आई है। हाँ, हमारे नोट्स के मुताबिक वहाँ के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। पैनक्रियाटिक कैंसर को तो सबसे खतरनाक और लाइलाज कैंसर में से एक माना जाता है। बिल्कुल। इस रिसर्च के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? क्या इसे सच में इलाज कहा जा सकता है? देखिए, इलाज कहना शायद अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अच्छा। इन नोट्स में जो जानकारी है उसके मुताबिक ये रिसर्च अभी चूहों पर की गई है और वहां इसके नतीजे 100% सफल रहे हैं। 100%? ये एक तरह की जीन थेरेपी हो सकती है। इंसानों पर इसका ट्रायल अभी दूर है, लेकिन ये इस बीमारी से लड़ने के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोलता है। मतलब ये एक नई उम्मीद की किरण है। हाँ। और स्पेन से जुड़ी एक और जानकारी है जो भारत से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर एक कन्वेंशन सेंटर बनाने को लेकर कोई समझौता हुआ है। जी, यह एक द्विपक्षीय सहयोग का उदाहरण है। चलिए, अब अपना पूरा ध्यान भारत पर लाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे देश के उत्तर पूर्वी हिस्से से एक खबर है जो संस्कृति और प्रकृति दोनों से जुड़ी है। नागालैंड में हाल ही में रूसोमा संतरा महोत्सव मनाया गया। नागालैंड के संतरे तो वैसे भी बहुत मशहूर हैं। ये महोत्सव वहाँ के किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी होगा। बिल्कुल। और नागालैंड से सिर्फ यही एक खबर नहीं है, और भी कुछ है। हाँ, वहाँ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नई खोज हुई है। होया नागा एंशिस नाम के एक नए पौधे की प्रजाति मिली है। अच्छा। जी, यह दिखाता है कि उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी कितनी समृद्ध है और अभी भी वहाँ कितना कुछ खोजना बाकी है। और एक रिपोर्ट ने तो मेरा दिल जीत लिया। कोहिमा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हमारे नोट्स में ये भी बताया गया है कि ये आकलन किस आधार पर किया गया है? मतलब कोई सर्वे या सरकारी आंकड़ा? नोट्स में इस आकलन के पैमाने का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत सकारात्मक है और देश के बाकी शहरों के लिए एक मिसाल कायम करती है। ये तो है। इसके अलावा नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान नाम का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब उत्तर पूर्व से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, आंध्र प्रदेश। यहाँ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। हाँ, एक मजेदार तथ्य तो ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये एक रोचक जानकारी है। लेकिन आंध्र प्रदेश सिर्फ इस वजह से खबरों में नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में वहाँ एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट वहीं स्थापित किया जाएगा। ग्रीन अमोनिया, इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? ये क्यों इतना जरूरी है? जरूर। आसान शब्दों में समझें तो अमोनिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाद बनाने में होता है। हाँ। लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। अच्छा। ग्रीन अमोनिया को बनाने के लिए सौर या पवन ऊर्जा जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रदूषण लगभग शून्य होता है। ओके, तो ये भविष्य का ईंधन है एक तरह से। बिल्कुल, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल जहाजों को चलाने में भी हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट भारत को क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। वाह, ये तो सच में भविष्य की तकनीक है। आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक और पहल का जिक्र है, शून्य गरीबी पे 4। ये क्या है? इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन नाम से लगता है कि ये गरीबी उन्मूलन के लिए कोई इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल हो सकता है। और कृषि की बात करें तो आंध्र प्रदेश फलों और खासकर केलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है,
तो आंध्र प्रदेश जहां क्लीन एनर्जी में भविष्य की नींव रख रहा है, वहीं पर्यावरण संरक्षण की एक और बड़ी खबर पूरे देश से जुड़ी है। रामसर साइट्स के बारे में। हाँ, इनकी संख्या बढ़ गई है। जी, और ये बहुत अच्छी खबर है। भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। 98? वे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्र भूमियां मतलब वेटलैंड्स होती हैं जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये हमारी इकोसिस्टम के लिए फेफड़ों की तरह काम करती हैं। बिल्कुल सही। तो अब सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में हैं? इस मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां 20 साइट्स हैं। 20? हाँ, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां 11 साइट्स हैं। और हाल ही में कुछ नई साइट्स भी जुड़ी हैं। जी, 3 नई साइट्स जुड़ी हैं। पहली है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य। एक मिनट, पटना पक्षी अभयारण्य? ये तो बिहार में होना चाहिए। यह नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये नाम थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अच्छा, ये बात है। दूसरी नई साइट है गुजरात का छरी ढांड और तीसरी है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। तो इन तीनों के जुड़ने से हमारी कुल संख्या 98 हो गई है। जी, ये जानकारी पर्यावरण के लिहाज से बहुत अहम है। चलिए अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। ठीक है। वहां एक नई नियुक्ति हुई है और कुछ खास उत्पादों को पहचान भी मिली है। जी, पीयूष पांडे को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लेकिन जो दूसरी खबर है वो वहां की संस्कृति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। वहां के 4 खास उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। इसका असल में क्या मतलब होता है? ये किसी प्रोडक्ट के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है तो ये सिर्फ एक लेबल नहीं होता। ये इस बात की कानूनी गारंटी है कि वो प्रोडक्ट उसी खास जगह पर पारंपरिक तरीकों से बना है और उसकी क्वालिटी वैसी ही है जिसके लिए वो मशहूर है। अच्छा, मतलब एक तरह का ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल, ये उस इलाके की पहचान, कारीगरों की आमदनी और उस प्रोडक्ट की विश्वसनीयता के लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे दार्जिलिंग चाय या कांचीपुरम सिल्क। जी, बिल्कुल वैसे। तो पश्चिम बंगाल के किन 4 उत्पादों को ये टैग मिला है? लिस्ट में पहली है नोलेन गुड़ संदेश, वाह, जो खजूर के गुड़ से बनी एक मशहूर मिठाई है। दूसरा है काला नूनिया चावल, जो एक खास किस्म का सुगंधित चावल है। तीसरा है सुंदरबन का शहद, जो मैंग्रोव जंगलों से आता है। और चौथा है कादियाल साड़ियाँ। इन सभी को अब कानूनी संरक्षण मिल गया है। जी, नोलेन गुड़ संदेश का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति खाने पीने की चीजों से कितनी गहराई से जुड़ी है। सही कहा। अच्छा, हमारे पास भविष्य में होने वाले एक आयोजन की भी जानकारी है। हाँ, वर्ष 2026 में 6ठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में? जी, यह कृषि और पोषण के विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा मंच होगा। और इसी से जुड़ा एक रिवीजन नोट भी है। क्या है वो? कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड की झांकी में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला था। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम कौन बनी है? वो है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार, अच्छा। जी, ये महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। और इसका मतलब कोई खास संदर्भ? हाँ, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई है। अच्छा, चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि 97वीं रामसर साइट है, ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में? हाँ। देखिए, नाम पटना है तो कोई भी सोचेगा कि बिहार में होगा। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये यूपी में है और ये देश का 97वां रामसर स्थल बन गया है। और यूपी का कौन सा? ये उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल है। अच्छा, तो फिर 98वां कौन सा है? 98वां है थारी धांड, जो गुजरात में है। ठीक है, अब आते हैं खेल पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेता कौन रहे? पुरुषों में अगर बात करें तो? पुरुषों में विजेता रहे हैं कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन से हैं। और उन्होंने फाइनल में किसे हराया? उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। अच्छा, और महिला वर्ग में? महिलाओं में विजेता थी एलिना रेबाकिना। और उप विजेता? उन्होंने हरियाणा सबलेंका को हराया। समझ गया। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। लिविंग रूट ब्रिज, जिसे यूनेस्को के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। मेघालय? जी, और इन्हें यूनेस्को 2026-27 की विश्व धरोहर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इन्हें स्थानीय भाषा में कुछ कहते भी हैं? हाँ, इन्हें जिंग किंग जी कहते हैं। जिंगकेंग जी। और ये मतलब कौन सी जनजाति बनाती है? ये खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं। और ये बनते कैसे हैं? मतलब किस पेड़ से?
ये फिकस इलास्टिका नाम के एक रबर के पेड़ के जड़ों से बनते हैं। कमाल है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? यूएन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। हाँ। अच्छा जी। और यूएन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी? हाँ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब एक योजना की बात करते हैं। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, ये कहाँ लॉन्च किया गया? यह तिरुवनंतपुरम, केरला में लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद है रेहड़ी पटरी वालों, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता देना। अच्छा, तो इसमें कुछ लिमिट वगैरह होती है? हाँ, शुरुआत में 10,000 रुपए की लिमिट होती है, जो बाद में 50,000 तक बढ़ सकती है। तो मूल उद्देश्य वित्तीय मदद देना है। बिल्कुल। अगला सवाल, भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी? और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत। और इसके अभी के हेड कौन है? इसके डीजी हैं पी शिवमणि। पी शिवमणि जी। ठीक है, अब एक फेस्टिवल की बात, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन नागालैंड में किया गया। नागालैंड? जी। ये कौन सा संस्करण था? यह 5वां संस्करण था। और इसकी कोई थीम थी? जी, थीम थी रुसोमा की प्रचुरता। अच्छा, नाम से ही लग रहा है कि ये संतरों के लिए प्रसिद्ध होगा। बिल्कुल, यह फेस्टिवल संतरों के लिए ही मशहूर है। चलिए, अब रक्षा क्षेत्र से एक सवाल। पेचोरा मिसाइल हाल ही में काफी चर्चा में थी। ये किस तरह की मिसाइल है? यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा मतलब सरफेस टू एयर? जी, यह एक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, अब एक और योजना, नमो लक्ष्मी योजना 2025-26, ये किस राज्य ने शुरू की है? ये योजना गुजरात ने शुरू की है। गुजरात में? जी। और ये किसके लिए है? ये कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए है। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है? मतलब लड़कियों को स्कूल में बनाए रखना? हाँ, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। हाँ। पहला तो यही कि स्कूल छोड़ने से रोकना। ठीक है। दूसरा, उनके पोषण में सुधार करना। और तीसरा, उच्च माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन गोवा में हुआ। गोवा में? जी, 27 से 30 जनवरी के बीच। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था भारत को एक वैश्विक ऊर्जा केंद्र यानी ग्लोबल एनर्जी हब बनाना। अच्छा, तो इसमें एनर्जी सिक्योरिटी और डीकार्बनाइजेशन जैसे मुद्दों पर बात हुई होगी? बिल्कुल, एनर्जी सिक्योरिटी, डीकार्बनाइजेशन और इन्वेस्टमेंट, ये इसके कीवर्ड्स थे। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन, पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत? अच्छा। जी। और इसका उद्देश्य बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। ये 7 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। समझ गया। अब पर्यावरण से जुड़ा एक और दिन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। जी। इसकी इस बार की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जी। और ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अब भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? जैसा हमने पहले बात की, अब कुल 98 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, अगला उत्सव है नागोबा जातारा। ये किस राज्य में मनाया गया? ये तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना में कहाँ? आदिलाबाद में। अच्छा, और इस उत्सव के बारे में कोई खास बात? हाँ, ये समक्का सरक्का के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय फेस्टिवल है। तो ये एक आदिवासी संस्कृति उत्सव है। बिल्कुल। अब एक इंडेक्स की बात करते हैं। नुम्बेओ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा रहा? वो है मुंबई। मुंबई। तो महंगाई के मामले में मुंबई भारत में टॉप पर है। जी। और दुनिया में सबसे महंगे शहर कौन से हैं? वैश्विक स्तर पर ज्यूरिख, जिनेवा और बेसल टॉप पर है। अच्छा, इसी इंडेक्स में सेफ्टी की भी बात होती है। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सबसे सुरक्षित शहर चीन का किंगडाओ है और भारत से मंगलुरु टॉप पर है। चलिए, अब एक सैन्य अभ्यास पर आते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ आयोजित किया गया? ये असम में आयोजित किया गया। असम में। और ये किन देशों के बीच होता है?
ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। भारत और किर्गिस्तान, जी। ये कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इंडिया लिमिटेड को। यंत्र इंडिया लिमिटेड। जी। ये कंपनी क्या बनाती है? ये गोला बारूद, तोपें और बख्तरबंद वाहन बनाती है। तो इस दर्जे का इन्हें क्या फायदा होगा? अब ये कंपनी बिना सरकारी हस्तक्षेप के 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अच्छा। अब अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1, इसे कौन बना रहा है? इसे अमेरिका का एक स्टार्टअप वास्ट स्पेस बना रहा है। वास्ट स्पेस। जी। और ये दुनिया का पहला कमर्शियल यानी प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा। बहुत ही दिलचस्प। जी। अब फिर से खेलों पर आते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित होंगे? ये इटली में होंगे। इटली, कौन से शहरों में? मिलानो और कोर्टिना में। क्या इटली पहले भी इनकी मेजबानी कर चुका है? जी, ये तीसरी बार होगा। इससे पहले 1956 और 2006 में भी हो चुके हैं। ठीक है। और अब आज का आखिरी सवाल, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में कहाँ? खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। 600 मेगावाट, ये तो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। हाँ, और ये छठी बार है। छठी बार, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, छठी बार। ये आंकड़ा भारतीय क्रिकेट के भविष्य की मजबूती को दिखाता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का नतीजा है जो लगातार प्रतिभाओं को तराश रही है। और इस बार फाइनल में इंग्लैंड को हराया। जी, इंग्लैंड को। और ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था, भारत ने 100 रनों से जीत हासिल की। हाँ, 100 रन, ये तो एक तरफा जीत लगती है। बिल्कुल, एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। वैसे इस टूर्नामेंट की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया ने मिलकर की थी। अच्छा। और भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। कप्तान कौन थे इस बार? कप्तान थे आयुष महात्रे। उन्होंने टीम का बेहतरीन नेतृत्व किया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी। अच्छा, तो छोटे शहरों से प्रतिभा निकल कर आ रही है। हाँ, ये एक और शानदार उदाहरण है। और टीम के कोच थे ऋषिकेश कानिटकर, जिनकी रणनीति भी काफी सफल रही। वैसे सीनियर टीम में भी कुछ बदलाव हुए हैं। अब T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। हाँ, सूर्य कुमार यादव, ये एक नए दौर की शुरुआत है, आप कह सकती हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 2024 में T20 से संन्यास ले लिया था, तो टीम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ICC का मुख्यालय दुबई में है। जी, दुबई, जो अब वैश्विक खेल और क्या कहते हैं, कूटनीति का एक बड़ा केंद्र बन गया है। दुबई की दाद चली है तो वहीं पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन भी हो रहा है। इसका क्या मकसद है वैसे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य की सरकारों को आकार देना। अच्छा। हाँ, दुनिया भर के नेता, विशेषज्ञ और विचारक एक साथ आते हैं ताकि शासन, टेक्नोलॉजी, इन सब चुनौतियों पर चर्चा कर सकें। तो एक तरह से भविष्य का खाका तैयार करने की कोशिश है। बिल्कुल सही। तो एक तरफ खेल में दबदबा, दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भूमिका। इसी से जुड़ा हुआ एक और आंकड़ा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। इसमें भारत की स्थिति क्या है? ये इंडेक्स 145 देशों की सैन्य क्षमता का आकलन करता है। और इस साल भी अमेरिका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। और भारत ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है, जो हमारी सैन्य शक्ति को दर्शाता है। हमारा स्कोर 0.1346 है, जो हमें दुनिया की शीर्ष सैन्य शक्तियों में शामिल करता है। जी, ताकत की बात। अब जरा सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी की तरफ चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ मैत्री बस सेवा का विस्तार हुआ है। हाँ, 8 फरवरी 2026 से ढाका और कोलकाता के बीच इस सेवा को और बढ़ाया गया है। यह सिर्फ एक बस सेवा नहीं है, ये दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करने का एक प्रतीक है। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। बिल्कुल, वो भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। और सिर्फ पड़ोसियों से ही नहीं, बल्कि दूर के देशों से भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भी भारत यात्रा पर थे। बिल्कुल, 9 फरवरी 2026 को वो दिल्ली पहुंचे। उनकी यात्रा का मुख्य एजेंडा था द्विपक्षीय व्यापार और G20 को लेकर चर्चा करना। अच्छा, ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। हाँ, और भारत के साथ उसके संबंध वैश्विक मंच पर, खासकर G20 जैसे समूहों में काफी मायने रखते हैं। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत काफी सक्रिय दिख रहा है।
चलिए अब देश के अंदर की कुछ अहम उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। राजस्थान के अलवर जिले ने एक अनोखा मुकाम हासिल किया है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धि है। अलवर भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 100% बीमा कवरेज है। 100%? इसका मतलब है कि जिले के हर नागरिक के पास किसी न किसी तरह का बीमा है। बिल्कुल, हर एक नागरिक के पास। यह वित्तीय सुरक्षा और जन कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये वाकई काबिले तारीफ है। अब राजस्थान से केरल चलते हैं। केरल के कोझिकोड शहर को यूनेस्को से एक खास पहचान मिली है। हाँ, कोझिकोड को यूनेस्को ने हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया है। ये शहर पहले से सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जाना जाता था, है ना? जी, साहित्य का शहर। और ये नया दर्जा शहर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे सुरक्षित बनाने के प्रयासों को मान्यता देता है। और हमें याद रखना चाहिए कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संस्कृति और सामाजिक सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं खेल और व्यक्तिगत उपलब्धियों की। मीराबाई चानू ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन बात सिर्फ गोल्ड की नहीं है, उन्होंने इस दौरान 3 नए नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए। अरे वाह! हाँ, ये उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। वेटलिफ्टिंग में वो लगातार नए मानक स्थापित कर रही हैं। खेल के अलावा एक और क्षेत्र है जहां भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो है विंटर ओलंपिक्स। हाँ, मिलानो कोर्टिना इटली में हुए विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व आरिफ खान ने किया। वे भारत के ध्वजवाहक थे। अच्छा, और टॉर्च बेरर अभिनव बिंद्रा थे, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल, ये दिलचस्प है कि ध्वजवाहक आरिफ खान थे लेकिन टॉर्च बेरर अभिनव बिंद्रा। यह दिखाता है कि कैसे हमारे ग्रीष्मकालीन खेलों के दिग्गज शीतकालीन खेलों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पर आते हैं। 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप की बात हो रही है। ये सुनने में ही बहुत छोटा लगता है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका शुभारंभ किया और इसे क्वालकॉम ने बनाया है। 2 नैनोमीटर का मतलब है कि चिप के अंदर के कंपोनेंट्स अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। और इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि ये बहुत ज्यादा तेज होगी, मतलब हाई परफॉर्मेंस, और बिजली की खपत बहुत कम करेगी। तो एआई और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों के लिए ये क्रांति हो सकती है। बिल्कुल। तो मतलब हमारे फोन और दूसरे डिवाइस और भी स्मार्ट और एफिशिएंट हो जाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी का एक और पहलू है सुरक्षा। भारत में पहली बार किसी पोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। हाँ, तमिलनाडु में स्थित वीओसी पोर्ट अथॉरिटी ने ये सिस्टम शुरू किया है। ये भारत का पहला पोर्ट है जहां ऐसा किया गया है। आजकल ड्रोन से होने वाले खतरों को देखते हुए ये एक बहुत जरूरी कदम है। और इसी से मिलती जुलती एक और रक्षा से जुड़ी खबर है, आईएनएस अर्नाला। ये क्या है? आईएनएस अर्नाला एक पनडुब्बी रोधी पोत है। इसे ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कहते हैं। अच्छा, तो इसका काम क्या है? इसका खास काम उथले पानी में यानी तट के करीब दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। मतलब जहां बड़े जहाज नहीं जा सकते। सही पकड़ा। इसलिए आईएनएस अर्नाला जैसे छोटे और फुर्तीले जहाज तटीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है। तो ये हमारी नौसेना की तटीय रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करेगा। चलिए अब देश की अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को लेकर क्या फैसला किया है? आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा है। मतलब कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं जी। ये संकेत देता है कि फिलहाल आरबीआई महंगाई को नियंत्रण में रखने को प्राथमिकता दे रहा है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने का एक प्रयास है। अब कुछ ऐसी खबरों की ओर बढ़ते हैं जो पर्यावरण, वन्यजीव और इतिहास से जुड़ी हैं। प्रोजेक्ट चीता, इसके तहत और चीते लाए जा रहे हैं। हाँ, ये इस प्रोजेक्ट का अगला चरण है। फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 चीते लाए जा रहे हैं और इन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़ा जाएगा। जी, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। इससे पहले सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जा चुके हैं। तो ये भारत में चीतों की आबादी को फिर से बसाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी। उम्मीद है ये प्रोजेक्ट सफल होगा। वन्य जीवों से जुड़ी एक और दिलचस्प पहल गोवा में हुई है। गोवा ने अपना बर्ड एटलस शुरू किया है। ऐसा करने वाला वह केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य बन गया है। बर्ड एटलस मतलब इसमें पक्षियों का एक तरह से पूरा रिकॉर्ड होता है। हाँ, एक व्यवस्थित दस्तावेज, कौन सी प्रजातियां हैं, कितनी संख्या है, कहाँ रहती हैं। इससे पक्षियों के संरक्षण
और पर्यावरण की सेहत को समझने में बहुत मदद मिलती है। पक्षियों से अब सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स की दुनिया में चलते हैं। गिनीज रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है? ये रिकॉर्ड रेटिकुलेटेड पाइथन के नाम है। इंडोनेशिया के सुलावेसी के जंगलों में एक ऐसा अजगर मिला जिसकी लंबाई 7.22 मीटर्स थी। 7 मीटर से ज्यादा, मतलब लगभग 23 फीट 8 इंच। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका वैज्ञानिक नाम मलयोपाइथन रेटिकुलेटस है। 23 फीट, ये तो किसी छोटी बस के बराबर हो गया। वाकई हैरान करने वाली बात है। अब अतीत की गहराइयों में चलते हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी में हुई खुदाई में कुछ अनोखा मिला है। राखीगढ़ी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, वहां की खुदाई में एक मिट्टी का डाइनिंग टेबल मिला है। मिट्टी का डाइनिंग टेबल? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। ये इस बात का संकेत देता है कि उस समय सामूहिक भोजन मतलब कम्युनिटी ईटिंग की परंपरा रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि लोग अकेले अपने घरों में नहीं बल्कि एक साथ मिलकर खाना खाते थे। ये समाज के बारे में क्या बताता है? ये एक बहुत ही संगठित और सामाजिक समाज की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि उनके पास सामुदायिक रसोई हो या खास मौक़ों पर सब एक साथ भोजन करते हों। ये खोज हमें हड़प्पा के लोगों के सामाजिक जीवन को और बेहतर ढंग से समझने का मौका देती है। और अंत में एक महत्वपूर्ण दिन के बारे में बात करते हैं जो हमारे पोषण से सीधे तौर पर जुड़ा है, विश्व दलहन दिवस। ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दालों के महत्व को उजागर करना है। दालें पोषण, खासकर प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत हैं। और खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी हैं। बिल्कुल। चना, मटर, मसूर जैसी फसलें इसमें शामिल हैं। वैसे फरवरी में और भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 1969 में भारत में कितने निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन किया गया था? इसका जवाब है 14 बैंक। 14 बैंक जी। ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अच्छा, और इसके पीछे कोई शर्त भी थी? मतलब किन बैंकों को चुना गया था? हाँ, शर्त ये थी कि जिन बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा थी उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ओके, तो ये पहला चरण था। एकदम सही। इसका दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ, जिसमें 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इस बार शर्त बदल गई थी। क्या शर्त थी इस बार? इस बार शर्त थी कि जमा राशि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, और एसबीआई, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वो तो इनमें नहीं था। नहीं, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण बहुत पहले 1955 में ही हो गया था। उसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये एक जरूरी बात है कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ था। बिल्कुल। चलिए, अब अर्थव्यवस्था से कला की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सम्मी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सम्मी ये पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का? हाँ, इसे पंजाब के आदिवासी समुदाय की महिलाएं करती हैं। और पंजाब के कुछ और भी तो प्रसिद्ध नृत्य है ना, जैसे भांगड़ा। जी, भांगड़ा है जो पुरुषों का डांस है, खास तौर पर बैसाखी या फसल कटाई पर किया जाता है। फिर गिद्दा है जो महिलाएं शादी या त्योहार पर करती हैं। अच्छा। इसके अलावा झूमर है जो एक धीमी गति का नृत्य है। और किकली है जिसे युवा लड़कियां 2-2 की जोड़ी में करती हैं। एक और है जागो, जो शादी के घर में खुशी मनाने के लिए होता है। वाह, काफी विविधता है। चलिए अब इतिहास की बात करते हैं। सालाबाई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ सालबाई पर किस साल हस्ताक्षर किए गए थे? ये हुई थी 17 मई 1782 में। 1782। किसके बीच हुई थी ये संधि? यह संधि मराठा साम्राज्य, जिसमें महादजी सिंधिया थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके प्रतिनिधि वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनके बीच हुई थी। और इसका नतीजा क्या निकला? इसका सबसे बड़ा नतीजा ये था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया और अगले 20 साल तक शांति बनी रही। अच्छा, और क्या कोई और भी महत्वपूर्ण संधियां हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे सूरत की संधि जो 1775 में हुई, पुरंदर की संधि 1776 में और बसीन की संधि 1802 में हुई थी। बसीन की संधि को तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव भी माना जाता है। ओके, अब इतिहास से विज्ञान की ओर। मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग मतलब मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट कौन सा है? इसका जवाब है मस्तिष्क, यानी हमारा ब्रेन। ब्रेन।
जी, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके अलग-अलग हिस्से होते हैं ना? हाँ, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा हिस्सा है और हमारी बुद्धि और याददाश्त से जुड़ा है। सेरिब्रम। दूसरा है सेरेबेलम, ये शरीर का संतुलन और पोस्चर को कंट्रोल करता है। और तीसरा? तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे सांस लेना और दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल। और मस्तिष्क की सुरक्षा क्रेनियम यानी खोपड़ी में होती है। चलिए अब खेल की दुनिया में चलते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप किस साल आयोजित की गई थी? पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप हुई थी 1966 में। 1966। जी। और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना इससे 1 साल पहले 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जूडो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जूडो की शुरुआत जापान में जिगोरो कानो ने की थी। इसे ओलंपिक में भी शामिल किया गया। पुरुषों के लिए 1964 के टोक्यो ओलंपिक में और महिलाओं के लिए 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में। और भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें कब पदक जीता? पहला पदक 1986 के सियोल एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जीता था। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा भूगोल की बात करते हैं। इनमें से कौन सी एक प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर नदी है और विकल्प के अनुसार उत्तर है महानदी? हाँ, महानदी। प्रायद्वीपीय नदियां वो होती हैं जो मौसमी होती हैं और बारिश पर निर्भर करती हैं। और महानदी कहाँ से निकलती है? यह छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। अच्छा, इन नदियों को प्रवाह के अनुसार भी बांटा जाता है ना? जी, 2 तरह से। एक जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। और दूसरी वो जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। इनमें मुख्य हैं नर्मदा और तापी। हवा महल मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? हवा महल भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण को? ये तो दिलचस्प है। हाँ, इसका आकार भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा बनाया गया है। अच्छा, और इसे बनवाया किसने था? इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने कराया था और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे लाल चंद उस्ता। और इसकी सबसे खास बात तो इसकी खिड़कियां ऐसे ही है? बिल्कुल। इसकी विशेषता है कि इसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखे कहते हैं। ये 5 मंजिला इमारत है। 953 खिड़कियां, कमाल है। चलिए अब गोवा चलते हैं। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तारीख है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। और कहाँ पर? ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो पुराने गोवा में है, वहां मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है? ये सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि है। उन्हें गोवा का रक्षक भी कहा जाता है। उत्सव से 9 दिन पहले मतलब प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं, जिसे नोवेना कहते हैं। और गोवा के कुछ और भी प्रमुख उत्सव हैं? जी, गोवा में कार्निवल होता है फरवरी में, शिग्मो मार्च में और साओ जुआओ जून में मनाया जाता है। चलिए अब एक और पारंपरिक कला की बात करते हैं। पदावली कीर्तन किस राज्य का पारंपरिक भक्ति संगीत है? पदावली कीर्तन पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल। इसका विषय क्या होता है? इसका मुख्य विषय राधा और कृष्ण की लीलाएं होती हैं। और इसका इतिहास? ये 15वीं-16वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन से बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके प्रमुख कवियों में चंडीदास और विद्यापति का नाम आता है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं? इसमें मुख्य रूप से खोल यानी मृदंग और झांझ का इस्तेमाल होता है। बंगाल का बाउल गान भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला हुआ है। बहुत खूब। अब फिर से बैंकिंग पर लौटते हैं। अप्रैल 2020 में किन 2 बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया? इसमें आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। अच्छा। ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। 2020 में कुछ और भी बड़े विलय हुए थे। जैसे ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में विलय हुआ, जिससे पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। ओह, अच्छा। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ। और इससे पहले 2019 में भी एक बड़ा विलय हुआ था, ना? जी, 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। ठीक है। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं जिससे देश की योजनाएं बनती हैं। जी। भारत में जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट
किस साल लागू किया गया था? ये 1948 में लागू किया गया था। 1948 मतलब आजादी के ठीक बाद। जी हाँ। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की होती है। और ये संविधान की किस सूची में आता है? ये 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है। भारत में जनगणना का इतिहास तो काफी पुराना है। हाँ, पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना है, जो हर 10 साल में होती है, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई। अब अंतरिक्ष की बात करते हैं। सितंबर 2024 में चंद्रयान-1 उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ये ईरान ने लॉन्च किया था। ईरान ने? जी, 14 सितंबर 2024 को। इसके लिए कायम 100 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो ठोस ईंधन वाला है। और इसका उद्देश्य क्या था? ये एक अनुसंधान उपग्रह था जिसका काम ऑर्बिटल पैंतरेबाजी और हार्डवेयर का परीक्षण करना था। इसे पृथ्वी से 550 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया। अच्छा, अब फिर से जनगणना पर आते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली है मुख्य श्रमिक यानी मेन वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो साल में 183 दिन यानी 6 महीने या उससे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। और दूसरी है सीमांत श्रमिक या मार्जिनल वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो साल में 183 दिन से कम काम करते हैं। और तीसरी है गैर श्रमिक या नॉन वर्कर्स। इसमें छात्र, गृहिणी या आश्रित लोग आते हैं जो कोई आर्थिक कार्य नहीं करते। अब सिनेमा जगत की ओर चलते हैं। अभिनेता प्रेम चोपड़ा की आत्मकथा का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा का नाम उनके मशहूर डायलॉग पर है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। वाह! और इसे लिखा किसने है? इसे उनकी बेटी रकीता नंदा ने लिखा है। और ये जो शीर्षक है, ये 1973 की फिल्म बॉबी से लिया गया है। अच्छा, कुछ और मशहूर आत्मकथाएं हैं बॉलीवुड में? हाँ, कई हैं। जैसे करण जौहर की अनसुटेबल बॉय, ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला और दिलीप कुमार की द सब्सटेंस एंड द शैडो। चलिए अब भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार की बात करते हैं। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 1969 में दिया गया, वो किसे मिला था? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था। देविका रानी? जी। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार है। पुरस्कार में 15 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। मरणोपरांत ये पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? मरणोपरांत पहला पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को 1971 में मिला था। और हाल के विजेता कौन है? 53वां पुरस्कार वहीदा रहमान जी को, 54वां मिथुन चक्रवर्ती को और 55वां मोहन लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर मिला है। अब फिर से भूगोल की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें मतलब ट्रेड विंड्स किन अक्षांशों के बीच चलती हैं? ये 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच चलती हैं। और इनकी दिशा क्या होती है? इनकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ऐसा क्यों होता है? यह कोरियोलिस प्रभाव मतलब कोरियोलिस इफेक्ट के कारण होता है, जिससे हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये हवाएं उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य निम्न दाब की ओर चलती हैं। ओके, अब भारत के गौरव चंद्रयान-3 की बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के किस हिस्से का अध्ययन करना था? इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव? जी। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और इसने 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की। और उस लैंडिंग साइट को एक नाम भी दिया गया है। हाँ, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। और इसके साथ ही भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। इसमें एक पेलोड था ILSA, उसका क्या काम था? ILSA का काम था चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों मतलब मूनक्वेक्स को मापना। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। अद्भुत। अब फिर से खेल पर आते हैं। कुश्ती के मुकाबले में मैट पर मुख्य रूप से कौन-कौन से अधिकारी होते हैं? इसमें 3 मुख्य अधिकारी होते हैं, रेफरी, जज और मैच चेयरमैन। 3 अधिकारी? हाँ, 3 अधिकारियों की टीम अनिवार्य होती है। रेफरी मैट के अंदर होता है, वो सीटी बजाता है और मैच को नियंत्रित करता है। और जज? जज मैट के किनारे बैठता है और अंकों का रिकॉर्ड रखता है। और जो मैच चेयरमैन होता है वो सबसे वरिष्ठ होता है। अगर कोई विवाद हो तो अंतिम फैसला उसी का होता है। अब एक और लोक नृत्य की बात। अजी लामू लोक नृत्य किस राज्य की जनजाति द्वारा किया जाता है? अजी लामू अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति करती है। मोनपा जनजाति? जी, तवांग और पश्चिम कामेंग के क्षेत्र में।
ये लोसर उत्सव के दौरान किया जाता है। इसकी कहानी किस पर आधारित है? इसकी कहानी रामायण से प्रेरित है। ये एक मुखौटा नृत्य है, मतलब मास्क डांस, और इसमें 5 मुख्य पात्र होते हैं। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। गौतम बुद्ध ने सांसारिक जीवन त्यागने का निर्णय किन 4 दृश्यों को देखकर लिया था? वो 4 दृश्य थे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। अच्छा। उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन 4 दृश्यों ने उन्हें क्या सिखाया? पहले बूढ़े व्यक्ति ने शरीर का क्षय दिखाया, बीमार व्यक्ति ने जीवन की पीड़ा, मृत शरीर ने मृत्यु का सत्य, और अंत में शांत सन्यासी को देखकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा। चलिए देखते हैं कि भ्रष्टाचार और टेक्नोलॉजी जैसे मामलों पर वैश्विक सूचकांक भारत के बारे में क्या कहते हैं। इन नोट्स में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI 2025 का जिक्र है, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ओके। इसमें भारत की रैंक 91वीं है और स्कोर है 3900। 100 में से 39। इस स्कोर का मतलब क्या है? ये अच्छा है या बुरा? देखिए, इस इंडेक्स में 0 का मतलब है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का मतलब है सर्वाधिक ईमानदार। अच्छा। तो 39 का स्कोर दिखाता है कि अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में डेनमार्क जैसे देश टॉप पर हैं। सबसे कम भ्रष्ट। जी, और सोमालिया जैसे देश सबसे नीचे। यह दिलचस्प है कि डेनमार्क जैसा छोटा देश सबसे कम भ्रष्ट है। मतलब सुशासन का देश के आकार से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। खैर, भ्रष्टाचार से अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की क्या स्थिति है? यहाँ तस्वीर काफी बेहतर है। भारत की रैंक 45वीं है। अच्छा। जी, जो पिछले साल से 4 रैंक का सुधार है। ये इंडेक्स पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट जारी करता है और ये 4 मुख्य स्तंभों पर देशों को मापता है: टेक्नोलॉजी, लोग, शासन और प्रभाव। तो ये दिखाता है कि भारत डिजिटल भविष्य के लिए अच्छी तरह तैयार हो रहा है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है, तो इन नोट्स में सबसे रोमांचक हिस्सा है लद्दाख में लगने वाले 2 नए टेलीस्कोप का, NLST और NLOT। हाँ। ये लद्दाख में ही क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या वहाँ की लोकेशन में कुछ खास है? हाँ, लद्दाख का जो हिंडली इलाका है वो दुनिया में खगोल विज्ञान के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ऐसा क्यों? वहाँ आसमान साल भर एकदम साफ रहता है, प्रदूषण लगभग ना के बराबर है और ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इससे टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की साफ तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। समझ गई। और इन दोनों टेलीस्कोप का काम क्या होगा? एक दिन के लिए है और एक रात के लिए? बिल्कुल सही। NLST यानी नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दिन में हमारे सूरज का अध्ययन करेगा। ओके। वहीं NLOT यानी नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप रात में सितारों और आकाशगंगाओं पर नजर रखेगा। लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है। वो क्या है? स्पेस वेदर की निगरानी करना। स्पेस वेदर? ये क्या होता है? क्या मतलब अंतरिक्ष में भी मौसम बदलता है? एक तरह से हाँ। स्पेस वेदर का मतलब है सूरज से निकलने वाले सौर तूफान और रेडिएशन। अच्छा। ये तूफान जब पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो हमारे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और यहाँ तक कि पावर ग्रिड को भी ठप कर सकते हैं। अरे बाप रे। तो ये टेलीस्कोप हमें इन आने वाले सौर तूफानों की पूर्व चेतावनी देने में मदद करेगा। एक तरह से ये अंतरिक्ष का मौसम विभाग होगा। ये तो कमाल है। और अंतरिक्ष से जुड़ी एक और खबर है इन नोट्स में जो मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी? भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट आदित्य पांडे, सिर्फ 17 साल के। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एनालॉग मिशन असल में होता क्या है? एनालॉग मिशन का मतलब है पृथ्वी पर ही मंगल या चांद जैसा एक नकली माहौल बनाना। अच्छा। गुजरात के धोलावीरा में हुए इस मिशन में आदित्य पांडे और उनकी टीम ने हफ्तों तक एक छोटे से कैप्सूल जैसे घर में समय बिताया। वो स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलते थे, वैसे ही वैज्ञानिक प्रयोग करते थे जैसे वो असल मिशन पर करेंगे। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग या रिहर्सल है? बिल्कुल। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अंतरिक्ष यात्री इतने लंबे मिशनों पर शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करेंगे, अकेलेपन, सीमित संसाधनों और मुश्किल हालात से कैसे निपटेंगे। 17 साल की उम्र में इस अनुभव से गुजरना आदित्य के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। भविष्य के एस्ट्रोनॉट से लेकर देश के पूर्व सेना प्रमुख तक इन नोट्स में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का भी जिक्र है। जी। और इसके साथ विवाद शब्द भी जुड़ा है। जी, ये किताब अपने विमोचन से पहले ही चर्चा में आ गई थी।
कहा जा रहा है कि इसमें पूर्व सेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना और गलवान घाटी की घटनाओं पर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो शायद सरकार के आधिकारिक पक्ष से अलग हों। इसी वजह से इसका विमोचन रुका हुआ है। मतलब ये किताब जब भी आएगी सुर्खियां जरूर बटोरेगी। निश्चित रूप से। अब एक और सरकारी फैसले पर आते हैं जो राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। हाँ, और शर्त यह है कि इसके सभी 6 छंद गाने होंगे। सभी 6? जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिए गए इस गीत को पूरा गाने में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। ये फैसला इसके 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिया गया है। सभी 6 छंद, 3 मिनट से ज्यादा। इसे लागू कैसे किया जाएगा? क्या ये सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए होगा? ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। नोट्स में इसे लागू करने के तरीके पर ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन ये फैसला निश्चित रूप से एक बड़ी बहस को जन्म देगा। ये तो है। ये दिखाता है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर कितनी सजग है। चलिए अब कुछ और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट्स देख लेते हैं जो इन नोट्स में हैं। लखपति बिटिया योजना के बारे में क्या जानकारी है? ये दिल्ली सरकार की योजना है। इसका मकसद लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना और ड्रॉप आउट रेट कम करना है। अच्छा। इसके तहत जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक किश्तों में कुल 56,000 रुपए दिए जाएंगे। और एक नोट है पढ़ाई विद AI के बारे में, जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ये शिक्षा और टेक्नोलॉजी के संगम का एक और उदाहरण है। बिल्कुल। अच्छा, अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक अपडेट है। GDP और IIP के लिए नया आधार वर्ष। जी, नया आधार वर्ष अब 2022-23 होगा। आधार वर्ष को समय समय पर अपडेट किया जाता है ताकि आर्थिक आंकड़े देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश कर सकें। मतलब ये एक तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है। जी। और अंत में कुछ पुरस्कारों और नियुक्तियों का जिक्र है। फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है। हाँ, और विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है, जो खगोल भौतिकी में एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। क्रिकेट में लाइफ टाइम अचीवमेंट ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को दिया गया। और एक मजेदार नोट है। क्या? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है रास्पुटे। रास्पुटे, सच कहूं तो मैंने ये शब्द सुना भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है? लगता है इंटरनेट की दुनिया हमसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका संबंध रिज और ब्रेन रॉट जैसे इंटरनेट स्लैंग से है। ये दिखाता है कि भाषा कितनी तेजी से विकसित हो रही है, खासकर ऑनलाइन कल्चर में। सेमीकंडक्टर चिप। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम की बनाई भारत की पहली 2 नैनोमीटर चिप लॉन्च की है। जी। अब ये 2 नैनोमीटर सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये नंबर जितना छोटा होता है, छलांग उतनी ही बड़ी होती है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बहुत छोटे कमरे में ज्यादा से ज्यादा किताबें रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नैनोमीटर का मतलब है कि अब आप उसी जगह पर पहले से कई ज्यादा ट्रांजिस्टर, मतलब चिप के दिमाग की कोशिकाएं फिट कर सकते हैं। अच्छा। नतीजा, आपके फोन, लैपटॉप, हर चीज के परफॉर्मेंस रॉकेट की तरह तेज हो जाएगी और बैटरी भी कम खर्च होगी। तो भारत का इस लीग में शामिल होना, ये तो सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बहुत बड़ी बात हुई। एक मील का पत्थर है। हम अब तक चिप डिजाइन तो करते थे, लेकिन इस लेवल की एडवांस चिप का लॉन्च मेक इन इंडिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। यानी दिमागी ताकत बढ़ाने की बात हो रही है। और ये आत्मनिर्भरता की कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, अब ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच गई है। वॉक्सेल ग्रिड्स नाम के एक भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर बना लिया है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि MRI स्कैन आज भी बहुत महंगे होते हैं। बहुत ज्यादा। अभी तक हम MRI मशीनों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे, जो करोड़ों की आती हैं। वॉक्सेल ग्रिड्स का ये स्कैनर उस कीमत को काफी कम कर सकता है। सोचिए इसका असर छोटे शहरों और गांव के अस्पतालों पर क्या पड़ेगा, जहां मरीजों को एक स्कैन के लिए बड़े शहर जाना पड़ता है। और देखिए, टाटा ट्रस्ट का इसे समर्थन देना ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा विजन है, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाना। तो चिप से लेकर शरीर के अंदर तक झांकने वाली मशीन तक, ये तो हुई आम लोगों की जिंदगी बदलने वाली टेक्नोलॉजी। जी। लेकिन जब मेड इन इंडिया की बात होती है तो DRDO का नाम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का चांदीपुर में सफल परीक्षण। हाँ, और इसकी रेंज पे ध्यान देना जरूरी है। 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। पिनाका पहले से ही हमारी सेना का एक भरोसेमंद हथियार रहा है, लेकिन इतनी लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने की क्षमता इसे
और भी खतरनाक बना देती है। तो ये हमारी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। और दूसरी खबर है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का परीक्षण। हाँ, और इसका नाम ही इसकी खासियत बताता है। मैन पोर्टेबल। बिल्कुल, मतलब एक सैनिक इसे अपने कंधे पर रखकर ले जा सकता है और दुश्मन के टैंक को निशाना बना सकता है। युद्ध के मैदान में ये चीज तो गेम चेंजर साबित होती होगी। हाँ, खासकर पहाड़ी इलाकों में। ये सैनिकों को बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो इन दोनों परीक्षणों से एक बात साफ है, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता तेजी से कम कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे भारत चिप, हेल्थ केयर और डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा अखाड़ा तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना हुआ है। सही कहा। और यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ ग्लोबल दिग्गज हैं। हाँ। गूगल ने 2 नए टूल लॉन्च किए हैं। पहला है ट्रांसलेट जेमा, जो एक ओपन AI ट्रांसलेशन मॉडल है। मतलब गूगल ट्रांसलेट जैसा कुछ। उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और शक्तिशाली। ये भाषाओं की दीवारों को और भी आसानी से तोड़ेगा। और दूसरा तो और भी फैसिनेटिंग है, अल्फा जीनोम। इसका काम DNA का विश्लेषण करना है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये जेनेटिक रिसर्च के लिए एक सुपर कंप्यूटर जैसा है। अच्छा। वैज्ञानिक जो काम सालों में करते थे, मतलब किसी बीमारी से जुड़े जीन को खोजना या समझना, अल्फा जीनोम उसे शायद कुछ दिनों या घंटों में कर सकता है। कमाल है। ये AI इन बायो का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे भविष्य में बीमारियों के इलाज खोजने में जबरदस्त तेजी आ सकती है। लेकिन इस AI की रेस में सिर्फ विदेशी खिलाड़ी नहीं है, भारत भी अपनी चाल चल रहा है। जी। रिलायंस जियो पीपल फर्स्ट नाम से अपना AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है। सवाल यह है कि क्या ये गूगल या OpenAI को टक्कर दे पाएगा? देखिए, इसका मकसद शायद सीधे सीधे गूगल को टक्कर देना न हो। इसका फोकस भारत AI पहल पर है। भारत AI? हाँ, मतलब ऐसा AI बनाना जो भारतीयों की जरूरतें समझे, जो हमारी भाषाएं, हमारे कल्चर और हमारी समस्याओं के हिसाब से काम करे। जैसे कि सोचिए, एक AI जो किसान को उसकी स्थानीय भाषा में खेती की सलाह दे सके, या एक छोटे दुकानदार को उसका बिजनेस मैनेज करने में मदद करे। जियो का लक्ष्य इस बाजार पर कब्जा करना है। और इसी रेस में एक और खिलाड़ी है, ChatGPT बनाने वाली OpenAI। हाँ, वो अब गूगल के इलाके में घुस रही है और एटलस नाम का एक AI आधारित वेब ब्राउजर लॉन्च कर रही है। एक ब्राउजर? ये एक बहुत बड़ा कदम है। अभी तक OpenAI कंटेंट बना रही थी, अब वो उस कंटेंट को आप तक पहुंचाने का रास्ता भी कंट्रोल करना चाहती है। मतलब ये सीधे सीधे गूगल क्रोम के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल, एक ऐसा ब्राउजर जिसमें AI पहले से ही इंटीग्रेट हो, वो हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी AI का दखल बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद AI कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक दिलचस्प प्रयोग है। इसका मकसद छात्रों को AI से डराना नहीं, बल्कि उन्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाना है। ताकि बच्चे भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो सकें। सही कहा। अच्छा, AI और चिप्स की दुनिया से बाहर निकलें तो कुछ खबरें ऐसी हैं जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। जैसे कि अमेरिका की वास्ट स्पेस कंपनी दुनिया का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 बना रही है। हाँ, ये अंतरिक्ष की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत है। अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी परियोजनाएं सरकारों द्वारा चलाई जाती थीं। और अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आ रही हैं। बिल्कुल। सोचिए, भविष्य में स्पेस में रिसर्च करना या वहां जाना एक कमर्शियल सर्विस बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आज हम हवाई जहाज का टिकट बुक करते हैं। स्पेस की ऊंचाइयों से लेकर अब बात करते हैं परमाणुओं की गहराइयों की। भारत में भी इस क्षेत्र में कमाल का काम हो रहा है। IIT बॉम्बे ने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप बनाया है। मेरे दिमाग में तो पहला सवाल यही आता है कि इसमें डायमंड का क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल है। हम सब जानते हैं कि हीरा दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक है। हाँ। वैज्ञानिक उसी हीरे के अंदर मौजूद छोटे छोटे क्वांटम सेंसर का इस्तेमाल करके चीजों को इतने बारीक लेवल पर देख और माप सकते हैं जो पहले मुमकिन नहीं था। तो इसका इस्तेमाल होगा प्रिसिजन इमेजिंग में। जी, यानी बेहद सटीक तस्वीरें लेने में, खासकर मेडिकल और मटेरियल साइंस में। और इसी तरह की एक और हैरान करने वाली खोज बैंगलोर के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से आई है। ठंडे परमाणुओं वाली। हाँ, कोल्ड एटम्स का घनत्व मापने की एक नई तकनीक जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब क्रांतिकारी है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक केक का स्वाद चखना चाहते हैं,
लेकिन पहले आपको हर बार स्वाद चखने के लिए केक का एक टुकड़ा काटना पड़ता था। अच्छा, ये नई तकनीक आपको बिना केक को छुए या काटे उसका स्वाद बताने जैसा है। वैज्ञानिक अब परमाणुओं की जांच उन्हें नष्ट किए बिना बार बार कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। वाकई कमाल है। अच्छा, इतनी सारी गंभीर बातों के बीच कुछ और भी दिलचस्प घटनाएं हैं जिन पे एक नजर डालनी चाहिए। जैसे भारत अब सदक बनाने के लिए बायो बिटामिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पारंपरिक बिटुमेन या डामर वो कच्चे तेल से बनता है, जो महंगा भी है और प्रदूषण भी फैलाता है। और ये बायो बिटामिन इसे बायोमास से यानी खेती के बचे हुए कचरे से बनाया जा सकता है। तो हम न सिर्फ प्रदूषण कम कर रहे हैं, बल्कि किसानों के कचरे को एक कीमती चीज में बदल रहे हैं। तो ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण हुआ। बिल्कुल। और जहां भारत ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में सैन्य तनाव भी बढ़ रहा है। हाँ, चीन ने लोडी नाम का एक नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया है। और दूसरी तरफ ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नॉर्वल या हाइकुन का परीक्षण किया है। ये दोनों खबरें एक ही कहानी कहती हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसैनिक शक्ति का विस्तार। दोनों देश अपनी आत्मरक्षा और ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ताइवान की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी उसकी रक्षा रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि चीन का डिस्ट्रॉयर उसकी बढ़ती समुद्री महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। चलिए अब कुछ और पहली बार हुई घटनाओं की बात करते हैं। IITM पुणे ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाया है। इसकी खासियत इसकी निर्माण प्रक्रिया है। 3D प्रिंटिंग से ऐसे स्टेशन जल्दी, सस्ते और दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे हमें मौसम का सटीक अनुमान लगाने में और मदद मिलेगी। जी। और चिकित्सा की दुनिया में UAE इथिस्मा जीन थेरेपी देने वाला पहला देश बन गया है। ये थेरेपी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मतलब SMA नाम की एक बहुत ही गंभीर जेनेटिक बीमारी के लिए है। ये तो एक बड़ी मेडिकल उपलब्धि है। बहुत बड़ी। और ये दिखाती है कि जीन थेरेपी अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, बल्कि असल में लोगों की जान बचा रही है। रेलवे भी पीछे नहीं है। विशाखापट्टनम स्टेशन पर भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एस्क अर्जुन तैनात किया गया है। हाँ, यात्रियों की सहायता के लिए। ये टेक्नोलॉजी का एक मजेदार इस्तेमाल है, जो दिखाता है कि कैसे रोबोट्स धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों पे भी। बिल्कुल। और आखिर में एक खबर भारत के वैज्ञानिक जुनून को दर्शाती है। अंटार्कटिका में भारत के चौथे अनुसंधान केंद्र को मंजूरी मिल गई है। हाँ, और इसका नाम होगा मैत्री-2। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पृथ्वी के लाखों साल के मौसम का राज छिपा है। ध्रुवीय अनुसंधान यानी पोलर रिसर्च हमें क्लाइमेट चेंज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो ये भारत के लॉन्ग टर्म साइंटिफिक विजन को दिखाता है। सही कहा। तो ये थी 14 फरवरी 2026 की कुछ झलकियां, चिप्स और मिसाइलों से लेकर जीन थेरेपी और प्राइवेट स्पेस स्टेशन तक। बिल्कुल। अगर हम इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो एक ही तस्वीर उभरती है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से दुनिया को बदल रही है। और भारत अब इस बदलाव में सिर्फ एक दर्शक नहीं है। नहीं, अब भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहा है, चाहे वो स्वदेशी तकनीक हो या फिर मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान। सही कहा। ये सारी तकनीकी तरक्की कमाल की है, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में उठता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तरक्की समाज के हर तबके तक पहुंच पाएगी? क्या एक स्वदेशी MRI स्कैनर और एक AI लर्निंग प्रोग्राम वाकई उस आखिरी इंसान की जिंदगी बदल पाएगा जिसके लिए बनाए जा रहे हैं? शायद इसका जवाब हमें आने वाले समय में मिले।